नमस्कार, मैं समरभूमि सुरोज शर्मा। अभी चंद रोज पहले सीपीआई माओवादी के एनसीसी मतलब नॉर्थ कोऑर्डिनेशन कमेटी, यूं कहें हिंदी में इसको अगर उत्तर समन्वय समिति की तरफ से 6 पन्ने का पत्र जारी किया गया था। इस पत्र में सीधे सीधे तौर पर 2 लोग, एक विश्वविजय और दूसरा सीमा आजाद के ऊपर सीधा आरोप लगाया गया और बताया गया कि उस संगठन के अंदर में रहते हुए संगठन में तोड़ फोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके चंद दिन के बाद आज मुझे मिला है भगत सिंह छात्र मोर्चा की तरफ से एक प्रेस बयान, जिस प्रेस बयान में उसी आरोप को पुनः दोहराया गया है या यूं कहें नए तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सीमा आजाद और विश्वविजय इन दोनों पर सीधे सीधे तौर पर विघटन करने, संगठन में तोड़फोड़ मचाने और लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास का आरोप लगाया गया है। जब से सीपीआई माओवादी के महासचिव वासव राज की शहादत होती है, अपने 27 अन्य साथियों के साथ बाकायदा लड़ते हुए और सरेंडर करने के मौका रहने के बाद भी वो सरेंडर कबूल नहीं करते हैं और लड़ते हुए 72 घंटे तक लड़ते हुए वे शहादत को हासिल होते हैं। इनके बाद संगठन के अंदर बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ शुरू हो जाता है। इस तोड़फोड़ में संगठन के बड़े लीडर जो कि मल्लोजुल्ला वेणुगोपाल राव थे, पॉलिट ब्यूरो सदस्य, कई लोग कहते हैं कि वासव राज के बाद उनको ही महासचिव सीपीआई माओवादी का बनना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सीपीआई माओवादी के महासचिव पद आज भी रिक्त है। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। लगातार आपने सुना है सीपीआई माओवादी के अलग अलग कमेटियों की तरफ से, खासकर तेलंगाना कमेटी की तरफ से मल्लोजुल्ला वेणुगोपाल राव को और रितेश को गद्दार बताया गया और बाकायदा उसको खत्म करने के लिए आदेश भी जारी किया गया। पीएलजीए को आदेश भी दिया गया। पीएलजीए ने इस आदेश का पालन करने की दिशा में कदम भी उठाए, लेकिन संभव नहीं हो सका और इसके बाद संगठन के से भाग चुके रुपेश और मल्लोजुल्ला वेणुगोपाल राव पुलिस के संरक्षण में आज तक रह रहे हैं। आपने अगर अमित शाह के स्टेटमेंट को गौर से सुना होगा, उसमें एक चीज साफ तौर पर कहा गया था। अमित शाह ने कहा था कि 31 मार्च 26 तक सीपीआई माओवादी को पूरे भारत से मिटा देंगे, समाप्त कर देंगे। वासव राज की शहादत और मल्लोजुल्ला वेणुगोपाल राव के पार्टी छोड़कर भागने के बाद अमित शाह का बयान बदल गया और उन्होंने कहा कि सीपीआई माओवादी को समाप्त नहीं कर सकेंगे, लेकिन सशस्त्र माओवाद को हम जरूर समाप्त कर देंगे। पूरे भारत में नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर नरसंहार और सरेंडर जैसी पॉलिसी चला करके चीजों को अस्थायी तौर पर खत्म करने की कोशिश की गई और वहां के संपत्ति जो अडानी की निगाह में था वो अडानी के हैंडओवर कर दिया गया या बड़े बड़े पूंजीपतियों के हवाले करने की कोशिश की जा रही है। हसदेव जंगल को पूरी तरह से साफ कर दिया। इसके अलावे नक्टा गांव जैसे भी वहां पर हैं, उसको पूरी तरह से लोगों को उजाड़ करके मार कर खदेड़ कर भगा दिया गया। इसकी रिपोर्टिंग भी आपने कई जगह मुख्य मीडिया में भी सुना होगा। अब सवाल उठता है, अमित शाह का बयान 2 बार क्यों बदल गया? पहली बार बयान था पूरे भारत से सीपीआई माओवादी को समाप्त कर देंगे। मल्लोजुल्ला वेणुगोपाल राव के पार्टी छोड़कर भागने के बाद, या यूं कहें सीपीआई माओवादी ने जब इसको पार्टी से निकाल दिया, उसके बाद से जो है अमित शाह का भी स्टेटमेंट चेंज हो गया। सशस्त्र माओवाद को समाप्त करने की बात करने लगे। बाद के दरमियान अगर देखा जाएगा तो छत्तीसगढ़ के में से ही माओवाद की लगभग लोगों को कमजोर किया गया या वहां से भगा दिया गया, या जो भी कहा जा सकता है इसको है।
जानकार बताते हैं मल्लोजुल्ला वेणुगोपाल राव अमित शाह से मिले हुए थे, पुलिस से मिले हुए थे और 2011 से ही पुलिस के साथ मिल करके पूरी पार्टी को समाप्त करने की दिशा में काम कर रहे थे। उन्हें यह उम्मीद था कि बासवराज की साथ मृत्यु के बाद पहले तो उन्होंने बासवराज को कन्विंस करने का प्रयास किया, लेकिन जब बासवराज उनके चंगुल में नहीं फंसे तो बकायदा उनकी हत्या करवा दी गई। जानकार यही बताते हैं बासवराज की हत्या के बाद वेणुगोपाल राव को उम्मीद था कि सीपीआई माओवादी का महासचिव वह बनेंगे और जैसे ही वो सीपीआई माओवादी का महासचिव बनेंगे पूरी तौर पर पूरे पार्टी को ही निशस्त्र करके चुनाव की दिशा में या फिर खत्म कर देंगे, जैसे कि सीपीआई एमएल लिबरेशन को विनोद किशन ने समाप्त कर दिया कॉमरेड जौहर की शहादत के बाद। यह तो एक बात हुई, लेकिन जब इस समय तक अमित शाह का स्टेटमेंट कायम था 31 मार्च 26 तक पूरे सीपीआई माओवादी को भारत से समाप्त कर देंगे, लेकिन जब मल्लोजुल्ला वेणुगोपाल राव रुपेश को बकायदा पार्टी से निकाल दिया गया, उसे भगा दिया गया, राजू दत्ता और कुशल दत्ता ने, जो कि लोग कहते हैं कि उन्होंने ही वो पत्र जारी किया गया था दंड कारण की तरफ से या फिर सेंट्रल कमेटी की तरफ से, जिसमें कहा गया था कि मल्लोजुल्ला वेणुगोपाल राव को खत्म कर देना है, अगर उसको भागना है तो भागे लेकिन हथियार पार्टी को हैंड ओवर कर दे। लेकिन हथियार लेकर के भाग चुके मल्लोजुल्ला वेणुगोपाल राव ने बकायदा पुलिस की शरण लिया और पूरी पार्टी को खत्म करने की कोशिश में जो प्रयास था उसमें उनको असफलता हाथ लगी। ऐसे में अमित शाह का स्टेटमेंट फिर बदल गया और कहा कि सशस्त्र माओवाद को ही हम समाप्त कर पाएंगे, पार्टी को समाप्त नहीं कर पाएंगे। ये एक परिघटना ध्यान में रखना है। इसके बाद वे तमाम लोग जो एक एक करके पार्टी से निकाले गए थे, इन लोगों का एक समूह बन जाता है और ये समूह बन करके अपना अलग कार्य दिशा स्थापित करते हैं लोग और पूरे भारत के लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में कई पत्र सेंट्रल कमेटी की तरफ से, सीपीआई माओवादी की सेंट्रल कमेटी की तरफ से कई पत्र आए हैं जो कि नॉर्थ कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से आए हैं। नॉर्थ कोऑर्डिनेशन कमेटी के बारे में कई लोगों का कहना है ये शहरी नक्सली हैं, अर्बन नक्सली हैं और ये लोग जो है पूरे भारत में पार्टी को जोड़ने का एक कोशिश कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन से ही साफ जाहिर होता है कि ये पूरी पार्टी को जो टूट फूट गया उसको जोड़ने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। बहरहाल इसी कड़ी में कई लोगों को पार्टी से निकाला गया। सीपीआई माओवादी के सेंट्रल कमेटी की तरफ से भी पर्चे जारी हुए थे और एनसीसी की तरफ से जो पर्चे जारी हुए थे उस दोनों में जो है कई लोग निकाले, जिसमें कि दर्शन पाल, अर्जुन सिंह, बलराज और इसके अलावा कई लोगों का नाम कई बार जिक्र में आता गया। इनको पार्टी से निकाला गया विघटनकारी करते हुए, प्रशंसनवादी बताते हुए। इसी कड़ी में अभी तत्काल जो पत्र आया है सीपीआई माओवादी की तरफ से, मानी सेंट्रल कमेटी मतलब एनसीसी की तरफ से, एनसीसी की तरफ से जो पत्र आया है उस पत्र में जो है साफ तौर पर अब दो लोगों को निशाने पर लिया गया है। एक है विश्वविजय, दूसरा है सीमा आजाद। उत्तर समन्वय समिति तरफ से यह पत्र कई कुछ दिन पहले ही आया था और अब एक इसके बारे में भी कहा गया था कि ये पत्र कहां से आया किसी को नहीं पता, लेकिन अब जो पत्र आया है उत्तर प्रदेश से उसमें बाकायदा जिक्र है और उन लोगों का भी नाम है, मतलब उस संगठन का नाम है जो संगठन ने पत्र को जारी किया है सीमा आजाद और विश्वविजय के खिलाफ। ये पत्र जो बाकायदा मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद की बात करते हुए पत्र जारी किए हैं, उसमें क्या मजमून लिखा है और किस सवालों को इन्होंने उठाया है उस सवाल पर बात करने की जरूरत है। तो आइए हम इस पर उस पत्र के सहारे जानने की कोशिश करते हैं कि चल क्या रहा है और स्थिति कहां है। विश्वविजय और सीमा आजाद ये अवसरवाद, विघटनवाद और संशोधनवाद के खिलाफ संघर्ष करें और वर्ग संघर्ष को तेज करने के लिए आगे आए। मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद का झंडा ऊंचा रखें, माफ कीजिएगा।
ये जो पत्र जारी हुआ है 4 पन्ने का है, यानी 4 पृष्ठों में है और अंग्रेजी में है। इस पत्र को हमने एआई से हिंदी में अनुवाद किया है, इसलिए इस पत्र की भाषाएं मूल से बदल सकती है। विशेष के लिए आप हमारा पोस्ट में जो अंग्रेजी में दिया गया है उनका मूल वो भी हम जारी करेंगे, जो आप देख सकेंगे और मिलान भी कर पाएंगे। बहरहाल इन्होंने अपने पत्र का शुरुआत जो टैग किया है वो व्लादिमीर लेनिन के एक कोट से किया है। इसमें लिखते हैं व्लादिमीर लेनिन के उदाहरण देते हुए कि मजदूर वर्ग अपनी विश्व क्रांतिकारी भूमिका तब तक नहीं निभा सकता जब तक वह इस पतन, रीढ़ विहीनता और अवसरवाद के आगे घुटने टेकने और मार्क्सवाद के सिद्धांतों के बेमिसाल हद्दे विकृतीकरण के खिलाफ कठोर संघर्ष ना करें। लेनिन की यह प्रसिद्ध उक्ति है जो उन्होंने अपने जीवन काल में दिया था और उसके खिलाफ उन्होंने वास्तव में उन्होंने संघर्ष भी किया था उन तमाम कुरीतियों और जो मार्क्सवाद को विकृत करने वाले तत्व थे उनके खिलाफ संघर्ष में। आगे लिखते हैं पत्र में, साथियों, मार्क्सवाद, लेनिनवाद और माओवाद की विचारधारा को मानने वाले और अर्ध औपनिवेशिक, अर्ध सामंती राज्य के खिलाफ लड़ने वाले एक क्रांतिकारी संगठन के तौर पर हम सभी क्रांतिकारी लोगों संगठनों से अपील करते हैं कि वे विश्व विजय और सीमा आजाद के अवसरवादी, विघटनवादी और शोषणवादी गुट के खिलाफ संघर्ष करें। हम जानते हैं कि हम मतलब ये जो पत्र जारी किए हैं वो हम जानते हैं कि अमेरिकी साम्राज्यवाद के समर्थन वाली भारतीय सत्ता के हमलों के कारण भारतीय क्रांति को झटका लगा है। न केवल ऑपरेशन कागार जैसे सैन्य अभियान चलाए जा रहे हैं, बल्कि क्रांतिकारी खेमे में गुप्तचरों को भी घुसाया जा रहा है और सरकारी एजेंट तैयार किए जा रहे हैं। बल्कि क्रांतिकारी विचारधारा पर भी सीधा हमला हो रहा है। साम्राज्यवादी ताकतों के साथ मिलकर भारतीय सत्ता सरबराह वर्ग के मुख्य हथियार मार्क्सवाद, लेनिनवाद और माओवाद की क्रांतिकारी राजनीति का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रही है। ये भारतीय क्रांति के रास्ते यानी दीर्घकालीन जनयुद्ध या लोक युद्ध को पुराना और बेकार बता रहे हैं। सोनू उर्फ वेणुगोपाल, जिसका नाम मल्लो जिला वेणुगोपाल राव है, रुपेश और सतीश और देव जी जैसे गद्दारों ने निम्न बुर्जुआ सुख सुविधाओं को सही ठहराने के लिए पार्टी के भूमिगत ढांचे पर ही सवाल उठाए। उन्होंने क्रांतिकारी खेमे में भ्रम पैदा किया और कई साथियों को भारतीय सत्ता के सामने घुटने टेकने और अपने हथियार सौंपने के लिए राजी कर लिया। इन हथियारों का इस्तेमाल आखिरकार आम जनता को निशाना बनाने के लिए ही किया जाना था। कार्यकर्ताओं के बीच डर और राजनीतिक भ्रम का माहौल बना, जिससे अंततः अवसरवाद, विघटनवाद और शोषणवाद जैसी प्रवृत्तियां पनपी। विश्व विजय ने क्रांति के अस्थायी उतार को देखकर मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद की विचारधारा का परित्याग कर अवसरवादी रुख अपना लिया, जिसका अंततः परिणाम क्रांतिकारी तबके के विघटन के रूप में सामने आया। अपनी आरामदायक जिंदगी बनाए रखने के लिए उन्होंने क्रांतिकारी विचारधारा के से समझौता किया और क्रांतिकारी ताकतों के सिद्धांत और व्यवहार दोनों पर हमले शुरू कर दिए। ये इतने नीचे गिर गए कि उन्होंने कॉमरेड बसवराज जैसे क्रांतिकारी नेता को बदनाम करने की कोशिश की और दंडकारण्य क्षेत्र में क्रांतिकारी ताकतों को लगे झटके के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया। उनकी नजर में कॉमरेड बसवराज, जिन्होंने क्रांति के लिए अपनी जान दे दी और शासक वर्ग के मिलीभगत के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया, वे सर्वाधिक इन नुकसानों के लिए जिम्मेदार थे, ऐसा इनका मानना था विश्व विजय का। इतना ही नहीं, अपनी ऑथोरिटी का पद का इस्तेमाल करके उन्होंने क्रांतिकारी ताकतों के खिलाफ लॉबी बनाने के लिए कैडर को बरगलाया और सालों तक राजनीतिक काम को नुकसान पहुंचाया। वे असल में बलराज उर्फ बच्चा प्रसाद सिंह जैसे ही हैं। वे खुद को बलराज का आलोचक बताते हैं, लेकिन असल में उन्होंने भी वही रास्ता अपनाया और कैडरों के बीच भ्रम पैदा किया।
उनके हिसाब से अनुशासन मानना एक मशीनी तरीका है। उनके लिए संगठन का ढांचा उनकी मर्जी और इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। उनके लिए जनवादी केंद्रितता, तानाशाही और उनके खिलाफ एक साजिश है। वे माओवादी ये भेष में मार्टोप जैसे मनसेविक हैं। असल में सामंती नौकरशाही सोच वाले आज हमें माओ की बात याद रखनी चाहिए, जिन्होंने कहा था जनवाद का केंद्रीयता से और आजादी का अनुशासन से गहरा संबंध है। यह एक ही चीज के दो विपरीत पहलू हैं, विरोधी भी और एक दूसरे से जुड़े हुए भी। हमें किसी एक पर ही जोर देकर दूसरे को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ध्यान देने वाली बात है कि 1905 में भारी दमन के बाद कॉमरेड लेनिन ने विघटनवादियों के खिलाफ संघर्ष किया था। मैं बता दूं आपको, बार बार संगठन जो ये है भगत सिंह छात्र मोर्चा, लेनिन का नाम उद्धृत करते हैं। इसीलिए उद्धृत करते हैं कि लेनिन भारत में वह पहला व्यक्ति भगत सिंह थे जिन्होंने लेनिन को भारत में स्थापित किया। और सभी जानते हैं कि जब भगत सिंह फांसी के फंदे पर चढ़ रहे थे तो उन्होंने उससे ठीक पहले हुए लेनिन की रचना को, लेनिन की जीवनी को पढ़ रहे थे। इसीलिए भगत सिंह छात्र मोर्चा लेनिन की बात करते हैं, क्योंकि भगत सिंह लेनिन की बात कर रहे थे। ये आगे लिखते हैं, ध्यान देने वाली बात है कि 1905 में भारी दमन के बाद कॉमरेड लेनिन ने विघटनवादियों के खिलाफ संघर्ष किया था। उस समय राज्य के दमन से बचने के लिए बुर्जुआ पार्टियां भी भूमिगत हो गई थी। इसी तरह जब क्रांतिकारी ताकतों को बुरी तरह से निशाना बनाया जाता है और कैडरों पर कई निगरानी रखी जाती है, तो क्रांतिकारी ताकतों के लिए भूमिगत होकर काम करना ही बचने का एकमात्र तरीका होता है। लेकिन मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद की आधार मजबूती से थामे रखने के बजाय विश्व विजय ने वेणुगोपाल और देव जी जैसे गद्दारों वाली राजनीतिक लाइन अपनाई और खुले व कानूनी काम करने की वकालत की। जैसा कि कॉमरेड लेनिन ने कहा था, आज बुर्जुआ वर्ग और मजदूर आंदोलन के भीतर मौजूद अवसरवादी मार्क्सवाद की इस तोड़ मरोड़ पर सहमत है। वे इस सिद्धांत के क्रांतिकारी पहलू यानी इसकी क्रांतिकारी आत्मा को छोड़ देते हैं, छिपा देते हैं या उसे गलत तरीके से पेश करते हैं। वे उस चीज को आगे लाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं जो बुर्जुआ वर्ग को स्वीकार्य है या स्वीकार्य लगती है। यहां पर एक चीज कहना जरूरी है, सीपीआई माओवादी ने कभी भी खुले कानूनी काम को नहीं रोका है, बल्कि भारत में सबसे अधिक अगर खुले काम और कानूनी काम को मान्यता प्रदान किसी ने किया है तो सीपीआई माओवादी है। यानी वो भूमिगत भी है, सशस्त्र भी है और कानूनी और खुले काम को भी एक साथ अंजाम दे रहे हैं। इसीलिए ये आरोप लगाना कि हमको खुले काम करना है, कानूनी काम करना है, तो ये सही नहीं है। ये माओवादी नीति पहले से चलता चला जा रहा है। वो खुले काम भी करते हैं, कानूनी काम भी करते हैं, सशस्त्र भी रहते हैं और वो उनका अपना भूमिगत भी रहने का उनका अपना तरीका है। आगे ये पत्र लिखता है, आज भूमिगत रहकर काम करने के तरीके की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। हम देख सकते हैं कि अप्रैल के महीने में नोएडा और पानीपत में मजदूरों के स्वतःस्फूर्त हुए विरोध प्रदर्शनों को भी सरकार ने बेरहमी से दबाया। जिलों में मजदूरों को बुरी तरह पीटा और प्रताड़ित किया। मैंने उस पर वीडियो बनाया था, मैंने बताया था उसमें कि 10,000, 11,000, 12,000 की मजदूरी पाने वाले मजदूर बाकायदा सड़क पर उतर गए थे और किस तरह से सरकार ने उनका दमन किया था, मारा था और लगभग 350 से अधिक मजदूरों को जेल में अंदर बंद कर दिया गया था। संभवतः आज भी बहुत सारे मजदूर उस मामले में जेल के अंदर बंद है। इतना ही नहीं, सरकार ने उन मजदूरों को आतंकवादी, देशद्रोही, चीनी एजेंट, पाकिस्तानी एजेंट और न जाने क्या क्या तमगों से नवाजा था। बहरहाल ये पत्र आगे लिखता है, अपनी आरामदायक जिंदगी और क्रांतिकारी ताकतों की रक्षा के नाम पर उन्होंने कॉमरेड लेनिन की इस बुनियादी सीख से भी किनारा कर लिया। डर के मारे विश्व विजय ने अपनी निम्न बुर्जुआ सोच के अनुकूल एक राजनीतिक रास्ता चुना।
माओवाद के नाम पर मंसूबीज़ में अपनाते हुए वे अंततः विघटनकारी बन गए। उन्होंने पेशेवर क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं में करियर बनाने की होड़ को बढ़ावा देने और क्रांतिकारी ढांचों को कमजोर करने जैसी क्रांति विरोधी गतिविधियां भी शुरू कर दी। इस बीच दस्तक पत्रिका के संपादक सीमा आजाद ने न केवल कौबाद गांधी जैसे गद्दार को अपनी पत्रिका में जगह दी, बल्कि क्रांतिकारी खेमे में सीआईए और भारतीय राज्य द्वारा घुसाए गए गुप्तचरों और सरकारी एजेंटों के साथ भी जुड़ गई और उन्हें बेकसूर घोषित कर दिया। गुप्तचरों, गद्दारों और सरकारी एजेंटों के साथ किसी भी तरह का गठबंधन करना और क्रांतिकारी ताकतों पर हमला करना मजदूर वर्ग के साथ धोखा है और अंततः नवजनवादी क्रांति के साथ गद्दारी है। कौबाद गांधी के बारे में एक बात उसमें मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। कौबाद गांधी जब जेल गए, उनके अंदर बदलाव आया। वे सीपीआई माओवादी के पॉलिट ब्यूरो सदस्य थे और वे ब्रिटेन में पढ़े थे। कौबाद गांधी वहीं पढ़े थे जहां पर कि मार्क्स अपना अध्ययन करते थे, किए थे, जहां पर उन्होंने पूंजी को लिखा था, जो पूंजी मार्क्स की बुनियादी ग्रंथ है और मार्क्सवाद का बुनियादी आधार भी है। वह किताब लिखने के बाद उन्होंने बहुत कुछ किया। बहरहाल ये प्रसंग से अलग हो जाएगा। कौबाद गांधी पर आते हैं। कौबाद गांधी ब्रिटेन में पढ़े थे, वहीं पढ़े थे उसी पुस्तकालय में जहां मार्क्स पढ़े थे। जब वो भारत आए और सीपीआई माओवादी में जुड़ गए तो उन्होंने बहुत सारी संपत्ति भी संगठन के अंदर दान कर दिया। कई लोग जो सीपीआई माओवादी पर आरोप लगाते हैं कि पार्टी का पैसा लेकर के लोग ऐश मौज कर रहे हैं या उसका बेटा विदेश पढ़ रहा है, तो ये उसमें सबसे बड़ा उदाहरण है कि कौबाद गांधी जैसा व्यक्ति जो विदेश में पढ़ा, भारत में आया, माओवाद से जुड़ गया और अपनी संपत्ति पार्टी को दान कर दी, ऐसा मैंने सुना था। लेकिन जब वो जेल जाते हैं तो उनमें बदलाव आता है और वहां उन्होंने एक किताब लिखा, फ्रैक्चर्ड फ्रीडम। इस किताब के जवाब में, जिसे सीपीआई माओवादी ने बाकायदा गद्दारी का दस्तावेज माना और उन्होंने एक जवाबी पुस्तक लिखा, फ्रैक्चर्ड फ्रीडम, एक गद्दारी का दस्तावेज, और कौबाद गांधी को गद्दार घोषित करते हुए उन्होंने पार्टी से निष्कासित कर दिया। और कई तरह के आरोप है, अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो हम लिंक हम पीडीएफ में आपका है, वो हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से उसको पढ़ सकते हैं। बहरहाल कौबाद गांधी का प्रकरण यहीं पर है और ये दस्तावेज बता रहा है। अभी जो पत्र आया है भगत सिंह छात्र मोर्चा की तरफ से, वह पत्र साफ तौर पर जो बता रहा है वो आपने सुना। आगे ये पत्र लिखता है, सीमा की सोच पोस्ट मॉडर्निस्ट में उत्तर आधुनिकतावादी है। वे क्रांतिकारी ढांचे और उसके प्राधिकार में विश्वास नहीं रखती, क्योंकि इससे उनके फ्रीलांस काम करने के तरीके में बाधा आ सकती है और उनकी जवाबदेही खत्म हो सकती है। उन्होंने विश्व विजय के अवसरवाद और विघटनवाद पर चुप्पी साधे रखी और उसके राजनीतिक रास्ते का समर्थन किया। फिलहाल ये क्रांतिकारी ताकतों के खिलाफ एक संयुक्त टीम के तौर पर काम कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वे सोशल मीडिया के जरिए लोगों को बेवकूफ बनाकर अपने सामंती अहंकार को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ किया था। वे सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं और बेशर्मी से विक्टिम कार्ड वृत्त होने का नाटक खेल रहे हैं। हमारा सवाल उन लोगों से है जो कहते हैं कि वे उन्हें कई सालों से जानते हैं और इसीलिए वे गद्दार नहीं हो सकते। वेणुगोपाल जैसे गद्दारों ने दशकों तक क्रांति के लिए काम किया। उन्होंने आम लोगों और क्रांति के लिए बहुत काम किया होगा, लेकिन जब उन्होंने क्रांति के अपने राजनीतिक रास्ते को छोड़ दिया और सरकार के सामने घुटने टेक दिए, तो उसके पिछले कामों के बावजूद इतिहास में उनका नाम भारतीय क्रांति के एक बड़े गद्दार के तौर पर दर्ज होगा। यह अनुभव आधारित नजरिया और वैज्ञानिक है और विश्लेषण के आधार बनने के लिए बहुत हानिकारक है। इसीलिए जब विश्व विजय और सीमा आजाद ने अपने निजी फायदे और सामंती अहंकार को संतुष्ट करने के लिए क्रांतिकारी ताकतों को बदनाम किया और चारू मजूमदार और कन्हैया चटर्जी द्वारा तय किए गए मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद आधारित क्रांतिकारी राजनीतिक रास्ते और दीर्घकालीन लोकयुद्ध के रास्ते को छोड़ दिया,
तो वे भी गद्दारों के खेमे में शामिल हो गए। कुछ लोग यह कहकर का समर्थन भी करते हैं कि वे राजनीतिक रूप से भ्रमित है, लेकिन असल में यह भ्रम का नहीं बल्कि क्रांतिकारी व्यवहार, त्याग और क्रांति के मकसद के लिए अपने निजी स्वार्थ को छोड़ने का सवाल है। अपनी वर्ग मानसिकता को बदलने और अपनी निम्न बुर्जुआ प्रवृत्तियों को सुधारने के बजाय उन्होंने एक राजनीतिक लाइन पेश की। अगर कोई भ्रम था तो रास्ते को सही करने के लिए संगठन के भीतर संघर्ष होना चाहिए था। असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कभी भी टू लाइन स्ट्रगल के क्रांतिकारी तरीके से संघर्ष नहीं किया, बल्कि उन लोगों को बदनाम करने और बुरा भला कहने का रास्ता चुना जो दीर्घकालीन लोक युद्ध की राजनीतिक लाइन, भूमिगत कामकाज और जनवादी केंद्रता को लागू करने के पक्ष में थे। उन्होंने ऐसे लोगों को षड्यंत्रकारी, यांत्रिक और मशीन का पुर्जा करार दिया। उनकी राजनीतिक लाइन या भ्रम उनके नेता बलराज बच्चा प्रसाद सिंह की तरह ही उनकी निम्न बुर्जुआ जीवन शैली, आकांक्षाओं और इच्छाओं से पैदा हुआ था। उनके पास आत्मरचना करने और अपनी अवसरवादी, विघटनवादी और स्वतंत्रवादी राजनीतिक लाइन को सुधारने का काफी समय था, लेकिन इसके बजाय उन्होंने सोशल मीडिया पर एक दुर्भावनापूर्ण अभियान शुरू करने और क्रांतिकारी ताकतों के खिलाफ पूरे भारत में लॉबी बनाने का रास्ता चुना। इतिहास उन्हें जरूर सबक सिखाएगा। साथियों, क्रांति को केवल लॉ अनुशासन और राजनीतिक लाइन का सख्ती से पालन करके ही साकार किया जा सकता है, न कि अवसरवाद, विघटनवाद और संशोधनवाद से। विश्व विजय और सीमा आजाद जैसे विघटनवादियों ने भारतीय क्रांति के गद्दारों की कतार में अपना नाम दर्ज करा लिया है। हम भारत की जनता, क्रांतिकारी लोगों, जन संगठनों और बुद्धिजीवियों से अपील करते हैं कि वे अवसरवाद, विघटनवाद और संशोधनवाद के खिलाफ लड़कर नवजनवादी क्रांति को साकार करने के लिए आगे आए। विघटनवाद, अवसरवाद, संशोधनवाद का नाश हो। इनकलाब जिंदाबाद। ये 4 पृष्ठों में दिए गए यह प्रेस बयान है भगत सिंह छात्र मोर्चा की तरफ से। सीमा आजाद का एक पत्र जो उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी किया था, ये शायद उसका ही जवाब था। जब सीपीआई माओवादी के एनसीसी ने, नॉर्थ कंडीशन कमेटी की तरफ से जो पत्र जारी हुआ था, उस पत्र के जवाब में सीमा आजाद ने सोशल मीडिया में, फेसबुक पर एक पोस्ट जारी किया था, जिसमें कि कई तरह की बातों उन्होंने लिखा था। हम उसको पढ़ के सुनाएंगे आपको अगले वीडियो में और बताएंगे कि वहां मसला कहां अटका हुआ था। इसके जवाब में संभवतः यह पत्र जारी किया गया है सीमा आजाद के सोशल मीडिया पर दिए गए पोस्ट के जवाब में। बहरहाल ये एक पूरा राजनीतिक स्ट्रगल है, टू लाइन स्ट्रगल है या फिर भगोरापन है, गद्दारी है या क्रांतिकारिता है, इसका फैसला आप करें, दर्शक करें हमारे। और आप इस पर क्या सोचते हैं, इस पत्र पर आपकी क्या राय बनती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमसे जुड़े रहें। नमस्कार। राजेंद्र प्रसाद सिंह भाषाविद हैं। उन्होंने साफ तौर पर इस बात को स्थापित किया है और बल्कि यूं कहें कि इस धारणा का खंडन किया है कि बुद्ध के समय में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जैसा